आसमानी बिजली कैसे बनती और गिरती है। जैसे किसी दीवार को हम गौर से देखते हैं तो एक ही जैसे छोटे छोटे पीसेस यानी ईंट से वो बनी होती है। अगर हम एक ईंट की बनावट समझें तो हम इस तरह से उस पूरी दीवार की बनावट समझ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम और हमारे आसपास मौजूद तमाम अशिया बुनियादी तौर पर एक जैसे छोटे छोटे ज़र्रात यानी एटम्स से बने हुए होते हैं। एटम के खुद दो हिस्से होते हैं, दरमियान में पड़ा न्यूक्लियस या मरकज़ा जो कि मुस्बत या पॉजिटिव चार्ज रखने वाले ज़र्रात प्रोटॉन्स और कोई भी चार्ज ना रखने वाले न्यूट्रल ज़र्रात न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मदारों में घूमने वाले मनफी या नेगेटिवली चार्ज ज़र्रात इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर चार्जेस क्यों होते हैं और चार्ज है क्या चीज़, इसकी वजाहतें गो के बहुत है, मगर सादा और मुख्तसर जवाब यही है कि चार्जेस यानी बिजली और मकनातीसियत मादे को विरासत में मिलने वाली ऐसी ही एक बुनियादी या फंडामेंटल खासियत है जैसे कि मैस या किमियत या वज़न रखना और जगह घेरना है। आम तौर पर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है, तो चूंकि टोटल मुस्बत चार्ज और टोटल मनफी चार्ज एक दूसरे को कैंसल या बैलेंस कर रहे होते हैं, इसलिए टोटल या नेट चार्ज किसी भी एटम पर ज़ीरो होता है। और फिर इन्हीं ज़ीरो चार्ज रखने वाले एटम्स ने मिलकर जिस शे की बॉडी बनाई होती है उस पर भी चार्ज ज़ीरो होता है। इसलिए आम तौर पर अशिया पर कोई चार्ज जाहिर नहीं हो रहा होता, लेकिन अगर हम किसी शे के एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो वहाँ प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा रह जाती है, जिसकी वजह से उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी शे के एटम्स में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दाखिल करें तो उस शे में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है, इसलिए उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज नमूदार होना शुरू हो जाता है। और ये भी वाज़ेह हो कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज लाने के ज़िम्मेदार इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो इन या आउट हो सकते हैं। प्रोटॉन्स इन या आउट नहीं हो सकते, वो न्यूक्लियस के अंदर फिक्स पड़े रहते हैं। जब भी हम दो अशिया को आपस में रगड़ते हैं तो बाज़ अशिया की सतहों की बनावट ऐसी होती है कि उनकी आपस में रगड़ की वजह से उनमें से किसी एक के एटम्स के आखिरी मदारों में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स निकल कर दूसरी शे के एटम्स के आखिरी मदारों में दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह एक शे में इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से वहाँ ज़्यादा प्रोटॉन्स रहने पर उस शे पर मुस्बत यानी पॉजिटिव चार्ज नमूदार हो जाता है, जबकि वो दूसरी शे जिसकी सतह ने इलेक्ट्रॉन्स लिए होते हैं उस शे के अंदर मौजूद टोटल प्रोटॉन्स की निस्बत इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से उस शे पर मनफी या नेगेटिव चार्ज नमूदार हो जाता है। जहाँ पर ऐसे चार्ज शुद्धा अजसाम करीब पड़े हों और वो एक दूसरे के साथ टकराते हों तो वहाँ पर दो चीज़ें आप नोट करेंगे। नंबर एक, वहाँ छोटे छोटे शोले या स्पार्क्स बनेंगे, और नंबर दो, वहाँ बुलबुले टूटने की सी आवाज़ें होंगी। जब कभी सर्दी की रात में तारीक कमरे में आप स्वेटर पहनते या उतारते हैं या कंबल ओढ़ते हैं तो आपने छोटे छोटे स्पार्क्स के बनने और गायब होने और साथ में बुलबुले टूटने की सी आवाज़ों का कभी न कभी मुशाहिदा ज़रूर किया होगा। बिजली या चार्जेस जहाँ से गुज़रते हैं तो अपने साथ बहुत सारी गर्माइश भी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद हवा में तेज़ी के साथ फैलाव वाक़ होता है, जिसको रैपिड एक्सपेंशन कहते हैं, और यही आवाज़ पैदा करती है। अब जितने बड़े अजसाम होंगे जितना ज़्यादा उन पर चार्ज होगा या जितने ज़्यादा चार्ज शुद्धा अजसाम होंगे उतनी ज़्यादा ये स्पार्क्स भी बड़ी चमक की शक्ल इख्तियार करेंगे और इतनी भारी आवाज़ें भी बनेंगी। आसमानी बिजली में जो चमक और आवाज़ होती है वो भी इसी मैकेनिज़्म के तहत वजूद में आई होती है। ज़मीन से बुखारात की शक्ल में अरबों और करबों की तादाद में उठने वाले पानी के ज़र्रात जो कि एक जिस्म है और बादल की शक्ल इख्तियार किए होते हैं, जब बुलंदी पर मौजूद दूसरे जिस्म यानी तेज़ हवा के अरबों और किरबों ज़र्रात के साथ या आपस में रगड़ खाते हैं तो इस दौरान बहुत सारे ज़र्रात यानी एटम्स चार्ज हो जाते हैं। चूँकि एटम्स की बहुत बड़ी तादाद होती है इसलिए ये चार्ज शुदा एटम्स जब आपस में टकराते हैं तो बहुत बड़ी चमक भी बनती है और इस तरह बहुत भारी गरज भी सुनने को मिलती है।
एक तहकीक के मुताबिक सूरज से चार्ज शुदा ज़र्रात का एक बहुत बड़ा तूफ़ान हमा वक्त निकल रहा होता है। ये तूफ़ान भी इन एटम्स के चार्ज होने में किसी हद तक किरदार अदा करता है, इस उसूल के तहत कि एक चार्ज बॉडी को जब हम एक न्यूट्रल बॉडी के करीब ले आते हैं तो उसकी मदद से हम उस न्यूट्रल बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, अब बादल और हवा की आपस में रगड़ और किसी हद तक सूरज से आने वाले चार्जशुदा ज़र्रात के तूफ़ान की असर की वजह से फ़र्ज़ कर एक जैसे यानी मनफी चार्जेस वाले ज़र्रात हमारी ज़मीनी फ़र्श के ऊपर एक चादर सी बनाकर इकट्ठे हो जाते हैं। ज़मीन की फ़र्श भी एक न्यूट्रल बॉडी है, यानी ऐसी बॉडी कि जिस पे टोटल चार्ज ज़ीरो हो। ये बात दोबारा वाज़ेह हो कि चार्ज ज़ीरो होने का मतलब चार्जेस का ही न होना नहीं है, बल्कि जैसा कि हम बयान कर चुके हैं कि इसका मतलब होता है दोनों तरह के चार्जेस यानी मुस्बत चार्जेस और मनफी चार्जेस की तादाद का बराबर होना है। बस ज़मीन में मौजूद मुस्बत यानी पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ सतह पर आ जाते हैं कि आसमान पर बनी मनफी यानी नेगेटिव चार्जेस की जो चादर तनी होती है, उस चादर ने नीचे फर्श पर मौजूद मुखालिफ चार्जेस अपनी तरफ हर हाल में खींचना है, क्योंकि मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं जबकि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को धकेलते हैं। बस अट्रैक्शन यानी कशिश शुरू हो जाती है, लिहाजा चार्जेस एक दूसरे की तरफ बहाव कर लेते हैं, जिसे हम आसमानी बिजली का गिरना कहते हैं। चार्जेस का ये बहाव मुख्तलिफ अंदाज में हो सकता है, बादल से ज़मीन की तरफ, ज़मीन से बादल की तरफ, या बादल के एक टुकड़े से बादल के दूसरे टुकड़े की तरफ। बिजली चार्जेस की हरकत को ही कहते हैं। तारों में मौजूद बिजली बड़ी तादाद में बहते हुए मनफी चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स की लहर ही होती है। बादल के निचले सतह पर मौजूद चार्जेस की तह का उकड़कर ज़मीनी फर्श की तरफ आना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब आप प्लास्टिक की कंघी को बालों में रगड़ते हैं तो आपके बालों से इलेक्ट्रॉन्स कंघी के एटम्स के आखिरी मदारों में दाखिल हो जाते हैं, जिससे कंघी पर मनफी जबकि बालों पर मुस्बत चार्ज आ जाता है, यानी कंघी और बाल दोनों आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जो कि बालों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए प्लास्टिक की बजाय लकड़ी से बनी कंघी का इस्तेमाल दुरुस्त है। बहरहाल अपने मौजू की तरफ आते हैं, तो जब आप ये कंघी कागज़ के न्यूट्रल यानी जिन पर चार्ज ज़ीरो होता है ऐसे पीसेस के करीब कर लेते हैं तो उनमें मौजूद पॉजिटिव चार्जेस या प्रोटॉन्स आखिरी सतह पर आ जाते हैं। वाज़ेह रहे, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से निकलकर इलेक्ट्रॉन्स की तरह आज़ादाना हरकत नहीं कर सकते। प्रोटॉन्स जब मूव होते हैं तो पूरा एटम साथ मूव हो रहा होता है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस सतह पर आकर कंघी की तरफ लपकना शुरू कर लेते हैं। अब चूंकि कंघी आपने पकड़ी होती है मजबूती से, आप फ़र्ज़ करें ये ज़मीनी फ़र्श है और कागज़ के टुकड़े बादल के चार्जशुदा ज़र्रात हैं, तो लिहाजा कंघी कागज़ के टुकड़ों की तरफ नहीं भागती, तो नतीजतन वो भाग कर आ जाते हैं। ऐसा प्रोसेस कि जब के चार्ज शुदा बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के करीब ले आए और न्यूट्रल बॉडी में मौजूद मुखालिफ चार्जेस आखिरी सतह पर आ जाए को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि आसमानी बिजली आखिर पहाड़ों और दरख्तों पर ही क्यों गिरती है। तो इसका जवाब यह है कि आसमानी बिजली यानी बादलों के निचले सतह पर बनने वाले चार्जशुदा ज़र्रात की तह ज़मीन तक आने में दिलचस्पी रखती है, तो जिस पॉइंट पर ज़मीनी फ़र्श का कोई हिस्सा उनके ज़्यादा करीब हो उधर ही उनके लिए कशिश ज़्यादा होती है। साइंसदान कूलम के कानून के मुताबिक जब दो चार्जशुदा अजसाम के दरमियान फासला कम हो तो कशिश की कुव्वत ज़्यादा होगी। पहाड़ या दरख्त ज़मीनी फ़र्श का वो हिस्सा होता है जो बादलों के करीब होता है, इसलिए आसमानी बिजली आम जगहों की निस्बत इन जगहों का इंतखाब करती है। अगर बिल्कुल एक खुला मैदान है जहाँ न पहाड़ है न दरख्त न कोई और ऊंचाई, तो वहाँ अगर आप गरज चमक के दौरान खड़े हैं तो फर्श से वाहिद ऊंचे आप होंगे, तो फिर ऐसे में आम फर्श की निस्बत ये आप पर गिरेगी। अब आते हैं एक और सवाल की तरफ कि यूरोप, अमेरिका और बाज़ अरब ममालिक ने जो फलकबोस बिल्डिंग्स बनाए होते हैं ये कैसे महफूज रहते हैं आसमानी बिजली से। तो इसका जवाब है लाइटनिंग रॉड टेक्नोलॉजी के ज़रिए।
बुलंद बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग से भी बुलंद किसी मेटल यानी धात जो कि बिल्डिंग के मटेरियल की निस्बत अच्छा कंडक्टर या मूसल होने की वजह से बिजली के लिए ज़्यादा कशिश रखता है से बना एक रॉड लगाया जाता है। बिल्डिंग और रॉड के दरमियान कोई इंसुलेटर यानी बेड कंडक्टर या गैर मौसल मवाद लगा दिया जाता है। फिर जब आसमानी बिजली बनती है तो बजाय बिल्डिंग के सीधा इस रॉड पर गिर जाती है और ये रॉड सीधा उसे नीचे ज़मीन तक ले आता है। और ज़मीन चूँकि एक बहुत बड़ी न्यूट्रल बॉडी है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस को कैंसिल या बैलेंस करने के लिए अनगिनत नेगेटिव चार्जेस, जबकि नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस या कैंसिल करने के लिए अनगिनत पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, इस बिजली को जज़ब करके ख़त्म कर देती है। एक और सवाल का जवाब आपको देते जाएं कि क्या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल गरज चमक के दौरान ठीक है या नहीं, तो इसका जवाब ये है कि ज़रूर दुनिया में ऐसे कुछ वाक़यात नोट हो चुके हैं कि एक बंदा गरज चमक के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हो और उसके ऊपर आसमानी बिजली आ गिरी हो, लेकिन जब भी तहकीकात किए गए हैं तो इसके वजूहात और नोट हुए हैं, न कि मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स की लहरें। वजूहात यही नोट हुए हैं कि या तो वो बंदा किसी धात के रॉड या ज़ख़ीरे के करीब था, या फिर किसी बुलंद बिल्डिंग के करीब था, या किसी दरख्त के करीब या नीचे। तो लिहाजा यह एक गलतफहमी है कि मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स की लहरें आसमानी बिजली के गिरने में मुआवनत करती है। आसमानी बिजली को नीचे लाने में कोई ठोस मादी शे ही मुआवनत कर सकती है। मतलब हाँ, अलबत्ता अब लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल ख़तरनाक है क्योंकि उसके साथ बाकायदा दांत से बनी तार अटैच हुई होती है जो कि टावर्स के साथ लगी होती है। तो कहीं उनके टावर्स पर अगर बिजली गिरे या बराह रास्त तार पर गिरे तो वो बिजली आप तक पहुंच सकती है। एक और सवाल ये भी किया जाता है कि मोबाइल फ़ोन के सिम्स बनाने वाली कंपनियों के टावर्स पर क्या बिजली गिरती रहती है? अगर हाँ, तो क्या उन्हें नुकसान पहुंचता है कि नहीं? तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल उन पर बिजली गिरती रहती है, ताहम ज़रूरी नहीं कि हर बार उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि हमें कोई गैर मामूली चमक नज़र आए या गैर मामूली आवाज़ सुनने को मिले। टावर के ऊपर गिरने वाली बिजली इसलिए भी ज़्यादा असर नहीं दिखा पाती कि वहाँ आग भी अक्सर इसलिए नहीं लगती क्योंकि टावर किसी धात का बना हुआ होता है जो कि अच्छा मूसल या कंडक्टर होता है जो बग़ैर किसी मुज़ाहमत की बिजली को रास्ता देकर ज़मीन में जज़ब होने देता है। थोड़ी बहुत आग अगर हो भी तो धात आग जल्दी नहीं पकड़ते, ताहम इसका फिर भी ये मतलब नहीं कि टावर को नुकसान ही नहीं पहुँचता। अगर बिजली शदीद हो तो टावर पर नस्ब मशीनरी ख़राब हो सकती है। कंपनियां अपने टावर्स को कुछ इस तरह से बचाने की कोशिश करती है कि टावर के ऊपर नस्ब मखसूस औजार की मदद से मैग्नेटिसी फील्ड बनाया जाता है जो ज़मीन की तरफ से सतह पर आने वाले चार्जेस को इधर उधर बखेर कर और धकेल कर एक जगह ज़्यादा तादाद में जमा नहीं होने देता, जिसकी वजह से आसमानी बिजली फोकस नहीं कर पाती कि कहाँ गिरे। वाज़ेह रहे कि आसमानी बिजली ज़मीन पर उस जगह गिरती है जहाँ पर उसके मुखालिफ चार्जेस की मौजूदगी आसपास की जगहों से ज़्यादा हो। मैग्नेटिसी फील्ड मैग्नेटिस के इर्द गिर्द वो इलाका कहलाता है कि जिसमें जब आप कोई दूसरा मैग्नेटिस या कोई चार्ज या कोई लोहा वगैरह अंदर ले आते हैं तो उस पर मैग्नेटिसी क़ुव्वत का असर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। मैग्नेटिस हम अपने पास मौजूद बिजली से बना सकते हैं और इसी तरह मैग्नेटिस की मदद से बिजली भी बनाई जा सकती है। यानी मैग्नेटिसियत चार्जेस का ही एक इफ़ेक्ट है या फिर चार्जेस मैग्नेटिसियत का एक इफ़ेक्ट है। चार्जेस की यानी बिजली की या बरकी क़ुव्वत और मैग्नेटिसी क़ुव्वत एक ही क़ुव्वत के दो रूप समझे जाते हैं। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि चार्ज और मैग्नेटिसियत जो कि एक ही क़ुव्वत के दो रूप समझे जाते हैं यानी एक ही खासियत समझी जाती है, ये मादे को विरासत में मिलने वाली खासियत है। जैसा कि मादे को वज़न रखने यानी मैस या किमियत रखने और जगह घेरने की खासियतें अता हुई होती है।